नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में 2022-23 का बजट पेश किए जाने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, कल भारतीय जनता पार्टी ने यानी आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के विषय पर विस्तार से बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने बजट को आम जन को अनुकूल और प्रगतिशील करार देते हुए कहा है कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए अपने संबोधन में कहा है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर भी बनाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अपडेट और इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और कहीं ना कहीं आम बजट से काफी उम्मीदें भी थी, और कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से या कह सकते हैं बजट को पेश किया गया, चुनावों के समय के अंदर भी बजट को पेश किया गया, तो कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत ज्यादा जनता की उम्मीदें थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जिसके अंदर बजट के बारे में उनकी जो गहराई है बजट की वो बताई जाएगी। यानी कि बजट किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर या फिर क्या आने वाले समय के अंदर किस तरीके से कार्य करेगा, और यहाँ तक कि इस बजट से कितनी जनता को सुविधाएं मिल पाएंगी, आने वाले दिनों के अंदर जो नौकरियां नहीं है लोगों के लिए उसके लिए अवसर उत्पन्न करेगा। मगर लगातार इस बजट से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं निराश होता हुआ नजर आया, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो अभी तक बजट के अंदर या फिर कहें कोरोना काल के अंदर जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वो मिलती हुई इस बजट से नजर नहीं आई, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसी बजट को लेकर हमलावर भी कल देखने को मिला है। जी, विपक्ष तो लगातार हमलावर नजर आ रहा है राजीव, लेकिन अगर दिल्ली की जनता का जिक्र करें, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बजट को लेकर के क्या कुछ नजरिया रखती है, क्या कुछ उनका मानना है कि उनके अनुकूल है या उनको जो उम्मीदें थे उन पर यह बजट खरा उतर पाया है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो जिस तरीके से हमने एक दिन पहले ही जब कह सकते हैं सदर बाजार के मार्केट के व्यापारी उनसे बात करने की कोशिश करी थी कि बजट कल निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी, तो किस तरीके से उम्मीदें हैं, तो काफी उम्मीदें जरूर बताई थी। उन्होंने भी ये भी कहा था कि टैक्स सेक्टर में कुछ राहत मिलेगी, जो कोरोना काल के अंदर लोगों के पास बिजनेस नहीं है उसके लिए कहीं ना कहीं उभार के लिए कहीं ना कहीं कुछ और रास्ते खोले जाएंगे। मगर कल जिस तरीके से बजट पेश हुआ और उसके बाद में व्यापारियों की जो टिप्पणी आनी शुरू हुई, और खुद मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए मीडिया जो व्यापारी थे वो बार बार यही कह रहे थे कि इस बजट से जो इतनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं उतरी हैं, और कहीं ना कहीं इस बजट से मिडिल क्लास की बात करें, लोअर क्लास की बात करें, उनको कोई राहत नहीं मिली। मगर वहीं बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी इसी को लेकर लगातार हमलावर देखने को मिला, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। यहां पर बात करें दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है अनिल चौधरी, अनिल कुमार जी, उन्होंने भी इसी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बजट को नॉर्मल बजट नहीं बताया गया, सिर्फ अपर क्लास के लिए बजट बताया गया। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है वो अभी भी इस बजट से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से आज बैठक की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहां तक कि जनता को ये बताएंगे कि इस बजट से आने वाले दिनों के अंदर कितना फायदा होगा और इस बजट से कितनी उम्मीदें थी, वो बताएंगे कि किस तरीके से राजीव, बजट जो लेकिन है ये आने चीजें वाले समय के अंदर किस ये तरीके से कार्य करेगा और जनता को 25 कितनी फायदा होने वाला है। जी, ठीक है राजीव, लेकिन ये जिस तरीके से बताया गया है कि 25 साल के विजन को लेकर के चला गया है और ये बजट जिस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है और कितना सही बजट बताया गया है, उसको लेकर के तो सभी लोगों ने देखा। टीवी पर डिबेट भी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आकर के उस पर बोल करके गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता उस मुद्दे पर बोल रहे हैं। तो आज जो ये बैठक होगी या जो चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एजेंडा फिक्स है कि बजट और आत्मनिर्भर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसका मोटो क्या होगा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस बजट से काफ़ी उम्मीदें बताई जा रही थी, यहाँ तक कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर क्या है कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, उनको कहीं न कहीं लगातार संबोधित करेंगे और यहाँ तक कि इस बजट के फ़ायदे बताए जाएँगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हर चैनल के ऊपर एक डिबेट चल रही है जिसके अंदर इस बजट को लेकर विषय किया जा रहा है, बजट से कितना फ़ायदा हो रहा है, किस सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा और यहाँ तक कि किस सेक्टर को फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें तो हम कोरोना काल के अंदर जो फायदा होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। व्यापारी जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे उन लोगों को कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि टैक्स सेक्टर की बात करें, टैक्स सेक्टर में भी खास कोई बदलाव नहीं किए गए जिससे कहीं ना कहीं जो व्यापारियों को कुछ राहत मिल सकती थी। मगर यहाँ पर बात करें व्यापार को उभारने की, तो व्यापार को उभारने के लिए जरूर कोशिश की गई है, मगर कुछ काफी हद तक भी कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं सेक्टरों को उभारने की भी कोशिश की गई है। मगर कहीं ना कहीं व्यापारी जो है या फिर कहें जो लोअर क्लास के जो व्यापारी हैं उनको राहत नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं जो वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट से कुछ राहत मिलेगी, निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से कुछ ऐसा कुछ निकलेगा जिससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को कहें या फिर कहें लोअर क्लास को कुछ राहत मिल सकेगी, मगर वो राहत जो है वो मिलती नजर नहीं आई। और इसी को लेकर शायद आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुलासा करेंगे इस बजट के बारे में कि बजट से कितनी राहत मिल सकती है जनता को। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे ऐसा बताया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विजन को लेकर के, एक लंबे विजन को लेकर के इस बजट को बताया जा रहा है कि चला गया है। और बजट के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से को संबोधित करेंगे। माना ये जा रहा है, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इस बजट को लेकर के कार्यकर्ताओं में इस बात का संदेश देंगे कि आखिर बजट को लेकर के किस तरीके से तैयार किया गया है और विजन क्या है। उस विजन को लेकर के उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से ये अपील भी की जाएगी कि इस बजट के विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष का अगर जिक्र करें तो बजट पे तमाम सारी खामियां तमाम सारी कमियां निकाल रहा है। ऐसे में कहीं लोग दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि माना यह जा रहा है कि दरअसल ये जो बजट पेश हुआ है ये चुनावी बजट तो नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनावी बजट नहीं है, इसलिए बजट में जो खामियां गिना रहा है विपक्ष, उस खामियों को दूर करने के लिए, जनता तक सही बात पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनसे इस बात की अपील भी करेंगे। और रुख करेंगे अब पंजाब की खबरों का, जहां पर चुनाव आयोग ने चुनाव के संबंध में 10 फरवरी 2022 और 7 मार्च 2022 के बीच एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका खुलासा करते हुए डॉक्टर एस करुणा राजू ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के प्रावधानों के तहत एग्जिट पोल फरवरी से शुरू होने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से प्रसार के माध्यम से आयोजित और प्रचारित नहीं किए जा सकते हैं। 10 फरवरी 2022 सुबह 7 बजे से 7 मार्च 2022 शाम 6:30 बजे तक। आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा, यानी वर्जित रहेगा, नहीं किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय भी शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है, एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई गई है, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें एग्जिट पोल के ऊपर प्रतिबंध लगाना है, हम इसलिए इस बार कंसिडर करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। इस बार फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि 5 फेज में चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में हम बात करें भले ही फेजेस में नहीं हो रहे, पर उसका असर ये बात तरफ क्या है कि आम जनता की स्टेज वाइज वोटिंग होनी है। तो इसके चलते फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बिना किसी के इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अगर हम कहें कि मेजर कदम उठाया गया, कहें कि एग्जिट पोल कहें कि 10 फरवरी 7 मार्च तक की तौर पे इन पे बैन लगाया गया है। एग्जिट पोल की इलेक्शन में क्या पहलू देखिए करें कि वोटिंग 2 दिन पहले अगर हम कहें डायरेक्ट बैन लग जाए पर क्या कह सकते हैं कि एग्जिट पोल थोड़ा डिले है ताकि एग्जिट पोल के
एग्जिट पोल देने और फैक्टरों से करना होगा। इसके लिए ये चीज देखते हुए अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक कदम उठाया है, एग्जिट पोल के ऊपर अभी कुछ टाइम से बंद रखा जाएगा और बाद में उसे हटा दिया वोटिंग किया हम कहें कुछ समय पहले ये बैन हटा दिया जाएगा तो हम कहते हैं कि एग्जिट पोल जाएंगे, पहले कोई ओपिनियन ना आए। इलेक्शन कमीशन ने ये बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर यह कहा है कि एग्जिट पोल 10 फरवरी से जिस तरीके से एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है और उस पर किसी भी तरीके क्या कोई भी प्रचार प्रसार यानी चाहे वो प्रिंट मीडिया का जिक्र करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र करे, किसी भी मीडिया में या सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके के एग्जिट पोल के लेकर के सख्त पाबंदी लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि एग्जिट पोल के जरिए कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है और उस माहौल के जरिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल फायदा उठा सकती हैं और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त और कड़े कदम उठाए गए हैं। ये बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं और जिस तरीके से ये कहा गया है कि एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी, लेकिन देखने वाली बात दरअसल ये होती है कि एग्जिट पोल पर पाबंदी तो कर दी जाती है लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो अन्य जो नियम और कानून है उसकी धता बताते नजर आते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पर भी सख्त होते हुए कार्रवाई करता है क्या? ये माहौल एक देखने वाला बनता है। अमित, आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 अमित, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है एग्जिट पोल पर, ठीक है, अच्छी बात है कि पाबंदी लगा दी गई है, इससे एक माहौल भी बनता है। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इसका फायदा उठा सकते हैं और उठाते नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ और भी कड़े कानून और पाबंदियां लगाई। अब कोरोना का ही जिक्र कर लेते हैं तो हमने देखा तमाम सारी जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं वो किसी भी दल के नेता हों, उसमें अभी तक अब लिमिट बढ़ा दी गई है लेकिन अभी तक जो 5 लोगों की लिमिट थी उसमें देखा गया कि सैकड़ों लोग उनकी लॉबी में चल रहे हैं, घर घर जाकर के संपर्क अभियान कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या सोता नजर आ रहा है? उसे नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सारे चैनल उसको कवर कर रहे हैं और हर जगह उसकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर शेयर हो रही। जो छुटभैया नेता हैं उन पर तो कार्रवाई हो जाती है, ये जो दिग्गज हैं इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन? क्या वास्तव में ये डरता है क्या? नहीं सर, देखिए अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन तो सर हर पॉलिटिकल पार्टी की होता है। अगर मैं तौर पर कहूँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बकायदा बड़े पॉलिटिकल पार्टी, अगर पंजाब तो आम आदमी पार्टी के तौर पर कार्रवाई की जाती है, उनको नोटिस किया जा सकता है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बात की आम आदमी पार्टी कांग्रेस साधु से तो उनके ऊपर जो आपके हुआ तो आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कर सकते जा रहे कि आप बड़ी पार्टी के हैं या छोटी पार्टी के हैं। सीधे तौर पे अगर आप पॉलिटिक्स करते नजर आते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जहाँ पे हम बात करें आम आदमी पार्टी में अनमोल दत्ता, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तरफ से जब डोर सीधे तौर पर आ रहा था कि 5 ज्यादा लोग, तो इससे उनसे चुपकर नोटिस किया। कोई साधु संतों के मामले में ये बताया कि उन्होंने एक रैली की थी तो इसलिए उनसे चुपकर जारी कर दिया। अमित की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अमित, ठीक है, आपकी आवाज एक बार फिर से ठीक कराने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ नहीं आ पा रहा आप क्या कुछ कह रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप एक बार आपकी आवाज फिर से ठीक कराई जाए। तो जिस तरीके से 10 फरवरी से 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाने का ये निर्णय लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि तमाम सारे नियम और कानून को लेकर के इलेक्शन कमीशन सख्त रहता है और चुनाव आयोग में किसी तरीके से कोई चुनाव आयोग साफ तौर पर यह भी प्रतिबद्ध रहता है इसकी ओर कि कहीं ना कहीं कोई अराजक तत्व भी ऐसे माहौल में ना पैदा हो सके और अराजकता का माहौल ना हो सके, इसको लेकर के भी कड़े कदम उठाए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और साफ तौर पर समय समय पर मीटिंग करते हुए या बैठक करते हुए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी भी दी जाती है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के तरफ से, क्या उनमें बदलाव किया जा रहा है। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आवाज आ रही है आपको? जी 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 अमित, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। ये देखिए अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है कि किसी से डर है, बाकायदा बोले कि सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो कार्रवाई करते नजर आए। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से जहाँ पे खरड़ में डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा लोग दिखे थे तब उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की गई। जो एक कांग्रेस के नेता है उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की गई जब चला से कंप्लेन शिकायत मिली थी कि वो बाकायदा एक रैली करते हुए नजर आए। तो देखिए कि सीरियस तौर पर इलेक्शन कमीशन किसी बड़ी पार्टी का है या फिर अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, सबको एक ही आपसे देखा जा रहा है, सबसे एक ऐसी पंची कार्रवाई करिए पॉजिशन में नजर आता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि 20 बढ़ा दी गई है, जब डोर टू डोर कैंपेन की संख्या 20 कर दी गई है और अगर हम कहें कि आउटडोर कैंपेन की संख्या 1000 तक कर दी है, तो ये कुछ डील हम दे सकते हैं दी गई है। पर अभी भी जो मेजर रिस्ट्रिक्शन रहेंगी कि किसी तरह की भी बड़ी रैली या फिर हम कहें कि साइकिल, बाइसिकल या किसी तरह की रैली पर प्रतिबंध है, तो
तो वो हम जरूर कहते हैं कि पंजाब इलेक्शन में उसका बहुत बड़ा असर अभी भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हर कैंडिडेट चाहता है कि कम से कम हम कहेंगे ना के बराबर वॉयलेशन करे, तो कोशिश जरूर है कि अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा फैला सके। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से बातें ये कही जाती हैं, आपने कहा कि दरअसल एक नज़रिए से देखता है तस्वीरें, लेकिन कुछ अलग दिखती हैं। अब आप जेपी नड्डा का देख लीजिए कि कितनी तस्वीरें उनके साथ वायरल हुई हैं, कितनी तस्वीरें वायरल क्या हुई हैं वो सभी हम लोगों ने भी कवरेज की हैं, दिखाई हैं कि उसमें किस तरीके से कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी भारी भीड़ में वो कैंपेनिंग कर रहे थे डोर टू डोर। मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई FIR होगी। गृह मंत्री की तरफ से देख लीजिए उनकी कितनी बड़ी कैंपेनिंग चल रही थी। हालांकि बीच में भी एक रैली को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस प्रोग्राम को वो कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी भी अगर अन्य तस्वीरों को देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि 500 से हजारों में लोग वहां पर मौजूद नजर आते हैं। तो क्या, वही मैं पूछ रहा हूं, क्या ये छोटे नेता है या जो छोटे दल है उनके लिए कार्रवाई केवल निर्धारित की जाती है क्या? ये बड़े दलों के लिए नहीं होती क्या? नहीं, देखिए अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन कंप्लेन बेस्ड भी रहता है। देखिए अगर कोई भी अगर देखेंगे इस बात, जैसे इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस रखा गया है कि अगर सी विजिल आते कंप्लेन दी जाती सीधे तौर पे ही, तो 100 मिनट में कार्रवाई बनती है और उसमें हर एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि क्या केस में दोनों ऑप्शन है। आप अगर अनोनिमस होकर भी अपना बाकायदा कंप्लेन कर सकते हो, साथ में आप अपनी ID प्रेजेंट करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या कंप्लेन दी नहीं गई, तो ये चीज भी करनी होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कदम उठाएगा। देखिए इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस इश्यू करती है जहाँ पे चीजों में स्पेसिफाई करती है कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोग प्लस सिक्योरिटी। तो आपको ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि कैंपेन में भले ही 10 लोग हैं, पर उसके अलावा उनकी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके रखा। देखिए बहुत बड़े नेता है, उनका अपना अगर हम बात करें बहुत बड़ा दुष्पक्ष रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे कहीं लापरवाही नजर नहीं आ सकती। पर हाँ, उस सिक्योरिटी के अंतर्गत कई लोग जो हम कह सकते हैं कि जिनको शायद अगर हम कहें डोर टू डोर कैंपेन में काउंट करना, उनको उसमें काउंट कर दिया जाता है। शायद एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन तरफ से इसलिए नजर आती है। पर सवाल ये है कि क्या कोई शिकायत नहीं आई है, ये एक बड़ा पहलू जरूर करने वाला, और इसके ऊपर शायद इलेक्शन कमीशन लगातार विरोधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये हजारों लोग की तादाद में सुरक्षा को लेकर के आपने ठीक बात कही है, लेकिन सुरक्षा के अलग अलग जिक्र करें तो उसके बाद जो बावजूद भी हजारों लोग नजर आए हैं। खैर ठीक है अमित, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन का जिक्र करें पंजाब के चुनाव को लेकर के, क्योंकि अराजकता का माहौल देखने को मिलता है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की पैनी नजर होती है कि कोई ऐसा माहौल न क्रिएट हो पाए। तो अगर देखा जाए तो कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई कर चुका है इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पे? इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर हम कहें कि कई कदम उठाए गए तो हाईलाइट और पॉइंट आउट किया गया। अगर हम कल की ही बात करते हैं तो कई मेजर स्टेप्स उठाए गए थे। इलेक्शन कमीशन पहले ये चीज तय की थी कि कितने लोग ड्यूटीज पे हैं उनके लिए, और किस एरिया को सेंसिटिव मार्क किया गया था। तो हम बताते हैं कि 1800 के करीब पंजाब में सेंसिटिव एरिया को सिलेक्ट किया गया था, जिसके बाद कई हम कहेंगे कदम उठाए गए थे कि तो पता चल सके कि कौन कौन सी एरिया सेंसिटिव, और यहाँ उसके 270 लोगों ने उसके रिटर्न किया सीधे तौर पे कमीशन की यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे उनको या तो हाउस में ले या हिरासत में ले लिया गया था। तो इसके अभी लोगों को अंडर सर्वेलेंस रखा गया कि अगर कोई भी ऐसे कदम उठाया जाता है जिससे कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। वही अगर मैं लाइसेंसिंग वेपन्स की बात कर लेते हैं तो 3,90,000 के करीब कुछ लाइसेंसिंग वेपन है, जिसमें से अगर हम कहें कि 3,70,000 लाइसेंसिंग वेपन इलेक्शन कमीशन अपने पास रिकवर कर चुका, और बाकी ये जो कुछ हथियार है वो अगर हम कहें कि वो मैंडेटरी हथियार है, या फिर कोई बैंक सिक्योरिटी में है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उन सबको ही अब कहें कि अब वेपन्स अलाउ किए गए। तो 70 के करीब अगर हम कहें कि इलीगल जो आर्म्स है उनको सीज किया गया इलेक्शन कमीशन। तो एक्टिविटी जारी है डोर टू डोर। अगर हम कहें कि जो अगर सर्वेलेंस बैंड है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में घूम रही है और इस चीज का ध्यान रख रही है कि कहीं पर भी माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये भी नोट रखा है इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जिक्र करें तो पैनी नजर रखे हुए है कि किसी भी तरीके से कोई अराजकता का माहौल ना हो, और साफ तौर पर जो एग्जिट पोल है उन पर रोक लगाने की तारीख फिक्स कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उधर मुंबई के रानीबाग में पेंगुइन की देखभाल पर मुंबई करों का पैसा बर्बाद करने के लिए शिवसेना को कोस रही भाजपा के लिए अब गुजरात की पेंगुइन मुसीबत बन गई है। गुजरात में लाई गई पेंगुइन पक्षी को लेकर अब मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने भाजपा के नेताओं पर पलटवार किया है। दरअसल
अब तक मुंबई भाजपा के नेता बेहद खर्चीले पेंगुइन को लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना को निशाना बनाती थी। अब भाजपा शासित गुजरात सरकार ने भी पेंगुइन मंगाई है और इसी को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर पलटवार किया है। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अब गुजरात में भी पेंगुइन आ गई है, तो क्या हम आशीष शेलार और अतुल भातखलकर को गुजरात पेंगुइन कहकर बुलाएं? पेडनेकर ने कहा कि वह खुद खर्च कर साइंस सिटी गई है और पूरी जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में 264 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई साइंस सिटी में अलग से पेंगुइन कक्ष बनाया गया है, जहां 6 पेंगुइन लाने की बात कही जा रही है, जबकि प्रत्यक्ष सिर्फ 5 ही हैं। महापौर ने कहा कि भाजपा के नेता मुंबई में पेंगुइन के बहाने आदित्य ठाकरे को युवराज और पेंगुइन संबोधित करते हैं। अब गुजरात में भी पेंगुइन आ गई है, क्या हम भाजपा नेताओं को भी गुजरात पेंगुइन कहकर बुलाएं? तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अब आरोप लगा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी पर लगातार बीजेपी जिस तरीके से शिवसेना को घेरने का काम कर रही थी, पेंगुइन के देखभाल के खर्च पर बीजेपी लगातार शिवसेना को घेरती रही है और अब उसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की को भी कटघरे में खड़े करने का काम किया है शिवसेना ने। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया से ये पेंगुइन मंगाई गई हैं और गुजरात में अब पेंगुइन को लेकर के जिस तरीके से बात कही जा रही है, महापौर मुंबई की किशोरी पेडनेकर ने यह बात कही है कि क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना सरकार को घेरने का काम करती रही है, जिस मुद्दे को उठाती रही है कि खर्चे अत्यधिक है पेंगुइन को लेकर के और आम जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स लगता है, ऐसे में अब गुजरात के लिए क्या कहा जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह सीधे जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या है ये पेंगुइन का झगड़ा, जरा दर्शकों को बताएं आप। जी देखिए, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने उत्तर कोरिया से 6 पक्षियों को लाए थे जिन्हें पेंगुइन थी, उनकी देखभाल के लिए जो खर्च के आरोप थे वो लगातार लग रहे थे। आशीष शेलार हो या फिर बीजेपी नेता व प्रवक्ता अतुल भातखलकर लगातार युवा नेता और पालक मंत्री आदित्य ठाकरे सहित शिवसेना को लेकर के कई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जिसे लेकर के अब खुद मुंबई की मेयर ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि अब गुजरात में भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या ये लोग भी इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो जो वाद विवाद है कहीं नगर पालिका चुनाव है, इससे लेकर के एक भ्रष्टाचार के एजेंडे के तहत बीजेपी शिवसेना पर आक्रामक है, लेकिन खुद महापौर ने इस पूरे मामले में सफाई देकर जांच कराने तक की बात कही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो लगातार शिवसेना को घेरने का काम कर रही थी और अब जो किशोरी पेडनेकर साफ तौर पर ये कह रही हैं कि दरअसल गुजरात में भी जो पेंगुइन मंगाई गई हैं, उन्होंने तो 6 पेंगुइन का जिक्र किया कि 6 पेंगुइन मंगाई गई हैं, लेकिन वहां पर दिखती 5 ही हैं, तो ये तो बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी तक कहा जा रहा था, शिवसेना को घेरा जा रहा था कि दरअसल इस पे खर्च ज्यादा है, आम जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स जो है बेफजूल खर्च किया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जब शिवसेना घेर रही है या पलटवार कर रही है, तो उस तरफ से कोई अभी तक सफाई, कोई प्रतिक्रिया आई अब तक? देखिए, मुंबई की मेयर शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर के बयान के बाद अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार नहीं आया। कल देर रात तक एक बयान आए हैं। अब ऐसे में आज बीजेपी नेताओं का क्या पलटवार होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बनाम शिवसेना की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है, आने वाले चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो चाहे विधानसभा, एक अच्छी राजनीति यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पलटवार में न तो कमी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और ना ही शिवसेना की तरफ से। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत खुद जहां केंद्र सहित अन्य राज्यों में चल रहे चुनाव के मुद्दे पर लगातार बयान देते हैं, वहीं अगर मुंबई की मेयर की बात करें फिर या महानगर पालिका के नेताओं की, तो भी बीजेपी को आड़े हाथ से लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी
चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम सारी जानकारी जिस तरीके से उन्होंने दी है कि दरअसल किशोरी पेडनेकर अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार पलटवार करती नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को घेरती नजर आ रही थी, तो वहीं अब पलटवार उन्होंने किया है कि जिस तरीके से शिवसेना के लिए बातें कही जा रही थी, शिवसेना के लिए जो शब्द बोले जा रहे थे, अब क्या वही शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए बोले जाए? ये किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की महापौर हैं, उन्होंने पूछा है। दरअसल आपको बता दें कि पेंगुइन को दक्षिण कोरिया से मंगाई गई है और मुंबई में अभी तक थी, जो कि अब गुजरात में भी मंगाई गई है, और अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ।